हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी को का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में भी बात किया था। अगर आप लोगों ने सिलेबस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं सिलेबस। तो हम लोग पढ़ेंगे आज। उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि इसका अध्ययन का उद्देश्य क्या है हम लोग का। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें आर्थिक क्रिया का अभिप्राय, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीनिंग। फिर पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर, क्या तो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति, वास्तविक बनाम आदर्श विज्ञान, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव साइंस। फिर व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र परिभाषाएं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस। फिर पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं उसकी शाखाएं, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर है व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण की परिसीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। फिर है अध्याय की एक त्वरित पुनरावृत्ति, मतलब हम लोग शॉर्ट नोट करेंगे उसका, अ क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं HOTS क्वेश्चंस। फिर है मूल्य आधारित प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, BQ, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे। फिर है केस स्टडीज बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस, MDQ बोलेंगे इसको शॉर्ट में। फिर है NCERT कॉर्नर ही इसको इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हेडिंग जो है हम लोग का आर्थिक क्रिया अभिप्राय, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीनिंग। क्या बोला जा रहा है कि आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री, सब्जेक्ट मैटर का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब क्या, तो आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र का अध्ययन है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम लोग इसमें। फिर है इन्वर्टेड कोमा में देखिए क्या कहा जा रहा है, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मतलब हम लोग के तो आवश्यकता असीमित है लेकिन साधन हम लोग के सीमित है, तो सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। यह सभी क्रियाएं, इसको इंग्लिश में भी बोल देते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराइजिंग आउट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर मीन्स आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोला जा रहा था, तो शुरू से पढ़ते हैं। चलिए, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, मतलब मानव की आवश्यकता, हम लोग की आवश्यकता क्या है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, मूलभूत आवश्यकता है, ये सब हम लोग का, तो इसका हम लोग सीमित साधनों के उपयोग से होता है। हम लोग सीमित साधन है हम लोग के पास। फिर क्या बोला जा रहा है, तो सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया द्वारा सदैव आय का सृजन हो। आर्थिक क्रिया से आय का सृजन हो भी सकता है और नहीं भी, सृजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उदाहरण के लिए क्या बोला जा रहा है कि उपभोग के लिए, उपभोग एक आर्थिक क्रिया है किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। मतलब तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, उदाहरण के लिए उपभोग एक आर्थिक क्रिया है किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि वस्तु के उपभोग से हम लोग को आय कहाँ से प्राप्त होगा, नहीं होगा। ध्यान देने योग्य बात क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। क्या, तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं।
आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग करना है। हम लोग के, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग की आवश्यकता अनंत है लेकिन साधन सीमित है, तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, तो सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती है। यहाँ पे भी कहा गया कि सभी आर्थिक क्रिया आय सृजित नहीं करती है। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने बोल भी दिया। अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से आय सृजित करने वाली क्रियाएं नहीं हैं। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से पढ़ें, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से देखें। क्या लिखा जा रहा है कि अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, मतलब जहां से हम लोग को आय प्राप्त होगा वो आर्थिक क्रिया है, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से आय सृजित करने वाली नहीं हो सकती है। मतलब सभी आर्थिक क्रिया ये नहीं है कि वो आर्थिक क्रिया ही होगा, आर्थिक क्रिया से हम लोग को आय प्राप्त नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितना होता है, तो उपभोग, उत्पादन, उपभोग को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजम्पशन, उत्पादन को क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्शन, विनिमय को तो एक्सचेंज, निवेश इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम लोग। देखिए एक्सचेंज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है, तो वस्तु कीमत निर्धारण, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट प्राइसिंग। फिर है साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइसिंग। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। उपभोग, तो उपभोग क्या है, तो हम लोग पढ़ते हैं, चलिए कंजम्पशन क्या है। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं हैं। मतलब क्या हुआ, तो उपभोग एक आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक जो मतलब पूरा समूह का है वो सामूहिक होता है। हाँ, फिर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। मतलब उत्पादन जो है एक आर्थिक क्रिया है, आप लोग को तो पता ही है, जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं, मतलब वस्तु जैसे हम बोल सकते हैं एक पेन हो सकता है ना, एक पेन, तो वस्तु लिखा होगा, देखिए यहाँ पे वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करना। जैसे पेन है तो पेन को हम लोग और अधिक कॉस्ट में कैसे बेच सकते हैं, उसको हम लोग बता सकते हैं। समझ में आता होगा आप लोग को। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार ताकि आप लोग को कुछ ध्यान से दिखे। चलिए फिर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। देखिए दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना अथवा बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा चीरकर कुर्सी मेज बनाना उत्पादन की क्रिया के उदाहरण है। मतलब कोई भी चीज़ को जब हम लोग उत्पादन करते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, एक दर्जी है, दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर, तो कपड़ा जो रहता है उसको कपड़ा को काट कर कपड़ा सिलना अथवा बढ़ई द्वारा लकड़ी या लट्ठा चीरकर कुर्सी मेज बनाना उत्पादन की क्रिया का एक उदाहरण है। उत्पादन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें इस बात का ध्यान किया जाता है कि वे धन का उत्पादन कैसे तथा किन किन साधनों से होता है। मतलब उत्पादन हम लोग को ये बताता है कि हम लोग धन का उत्पादन कैसे करें। समझ में आ रहा है। उसके बाद और किन साधनों से करें। फिर है विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है, और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। मतलब जब हम लोग विनिमय करते हैं तो हम लोग मुद्रा देते हैं बदले में। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो कीमत निर्धारण कहते हैं। कीमत निर्धारण को दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता, ये क्या है, तो ये सभी बाजार के प्रकार है। क्या है, तो बाजार के प्रकार है। बाजार के प्रकार आपको पढ़ाऊंगा मैं।
फिर है साधन कीमत निर्धारण, दूसरा जो है फैक्टर प्राइसिंग, इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध भूमि की कीमत अर्थात लगान, जिसको हम लोग रेंट बोलते हैं, श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी, आप लोगों को पता होगा कि श्रम मजदूरी कैसे मिलता है आदि ये सब। फिर पूंजी की कीमत अर्थात ब्याज इंटरेस्ट तथा उद्यमी का पुरस्कार अर्थात लाभ के निर्धारण से है। इस क्रिया को वितरण भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भूमि की कीमत अर्थात लगान, रेंट। रेंट हम लोग को कैसे मिलता है? तो अगर हम भूमि है, मान लीजिए ये भूमि है, अगर हम इसको किसी को दे दिए कि इसमें तुम फसल उपजाओ, तो उसके बदले में हम उससे रेंट लेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं लगान। फिर श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी, इसमें जब कोई श्रमिक काम करेंगे तो वो अवश्य हम लोग से मजदूरी लेंगे ना, तो उसी को हम लोग वेजेस कहेंगे। पूंजी की कीमत अर्थात ब्याज, तो इससे इंटरेस्ट लेंगे जो लगान, मान लीजिए यदि लगान ये हम लोग को समय पर नहीं देता है तो इससे हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि प्रॉफिट, तो हम लोग उधर से प्रॉफिट भी मिलेगा, इधर से हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद देखिए फिर क्या है निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। मतलब भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के भविष्य में उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। मतलब आप लोग पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा अकाउंटेंसी का वीडियो, जिसमें पूंजीगत और आय के बारे में आप लोग को मालूम चलेगा, उसी में आप लोग जान लीजिएगा। तो निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। फिर देखिए उदाहरण के लिए कपड़े सिलने की सिलाई मशीन का उत्पादन निवेश है। अगर हम लोग सिलाई मशीन खरीदते हैं तो वह निवेश है, उससे हम लोग जैसे हम लोग कपड़ा सिलेंगे उस मशीन से, तो हम लोग को उसके बदले में कुछ तो प्रॉफिट आएगा ही ना। यह कमीजों की सिलाई करके मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ, अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगला टॉपिक क्या है हमारा? आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। आ गए हम लोग दूसरे टॉपिक पे। क्या लिखा हुआ है? तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में ही नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा। कौन कौन सा? तो एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं जैसा लिखा हुआ है कि फिर क्या है? वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में दो महत्वपूर्ण विधियां, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण तथा बृहत आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। शब्द माइक्रो ग्रीक भाषा माइक्रोस से लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सा भाषा से? ग्रीक भाषा से। शब्द माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से लिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 नंबर के लिए, है ना। इसको याद कर लीजिएगा। माइक्रो ग्रीक शब्द से माइक्रोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो छोटा होता है जिसका अर्थ। फिर क्या बोला जा रहा है? तथा शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विशाल। दोनों शब्द मैक्रो एंड माइक्रो दोनों ही ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। माइक्रो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो माइक्रोज। मैक्रो का क्या होता है? तो मैक्रोज। व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे अब हम लोग। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि अनेक ऐसी क्रियाएं हैं
जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई में संबंधित है, इनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहता है। इसमें हम लोग एक परिवार का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम लोग जब एक परिवार का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करेंगे। फिर क्या बोला जा रहा है, तो समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब समस्त, ये सिर्फ व्यक्तिगत, माइक्रो जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, और ये जो मैक्रो, ये समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं, और इसमें माइक्रो में हम लोग व्यक्तिगत का अध्ययन करते हैं। तो फिर देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार अपने आय एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाकर सामाजिक कल्याण अधिकतम मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर करती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है। कल हम लोग शुरू करने जाएंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अधिकतम शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।